बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे फ्लूइड और फ्लो डायनामिक्स की। इसमें हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ को, टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लूइड फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन और ट्रसलिस थ्योरम, जो एक्सप्लेन करेंगी किसी फ्लूइड और उसके बिहेवियर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की या गैस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी एक लेयर को उसकी दूसरी लेयर के ऊपर मूव करने में रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर पानी और हनी को आप बहाते हैं, फ्लो करवाते हैं, यू विल सी कि जो पानी है वो तेजी से बह जाता है, जबकि जो हनी है वो बहने में रेजिस्ट करता है। उसकी वजह यह है कि हनी की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, और उसी फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम विस्कोसिटी कहते हैं, जो उसको फ्लो करने में रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। तो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या गैस के अंदर मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड या गैस में से मूव करवाते हैं तो उस पर एक रिएक्शन या कोई फोर्स महसूस होती है, जो कि डिपेंड करती है उसकी विस्कोसिटी, शेप और वेलोसिटी पर। कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या गैस में से मूव करवाएं तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगी जो डिपेंड करती है उस लिक्विड की विस्कोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की शेप और उसकी वेलोसिटी पर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जब ये बॉल इस लिक्विड या गैस में से मूव करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी जो इसको रोकेगी, इसकी मोशन के अगेंस्ट इसको रेजिस्ट करेगी, और उस फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सफियर जिसका रेडियस r हो, v वेलोसिटी के साथ किसी लिक्विड में से गुजरे, तो देन उस पर लगने वाली फोर्स को हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसमें r जो रेडियस ऑफ द सफियर है और v उसकी वेलोसिटी है जिससे वो इस लिक्विड या गैस के अंदर मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? The maximum speed attainable by an object as it falls through a fluid, it is reached when the sum of the drag force and the buoyancy is equal to the downward force of gravity acting on the object। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको फ्लूइड या लिक्विड में से नीचे गिराया जाए, जब वो नीचे करेगा तो ऑब्वियसली एक ग्रेविटी की फोर्स या उसका वेट जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, बट लिक्विड की विस्कोसिटी उस पर रेजिस्टेंस की फोर्स लगाएगी। उसके साथ साथ लिक्विड की जो प्रॉपर्टी बेयॉन्सी है वो भी उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब वो ड्रैग फोर्स और बेयॉन्सी उन दोनों का सम इक्वल हो जाए उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स पर जो उसको नीचे खींचा, मतलब अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाए, तो तब वो जो ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेगा, और उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो एट दैट टाइम जो उस पर नेट फोर्स लग रही होगी, हम वेट को ड्रैग फोर्स के साथ माइनस करके उसको अटेन कर लेते हैं। अब उस वक्त जब उसका वेट और उस पर लगने वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी, तो एज वी नो वेट इज इक्वल टू mg, और उस पर लगने वाली फोर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं 6 पाई ईटा RV है। तो यहां पे इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी, विच इज इक्वल टू Vt इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। ये वैल्यू है उस टर्मिनल वेलोसिटी की जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लिक्विड या गैस में से गुजरता है। ओके जी, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं लिक्विड फ्लो की। तो लिक्विड दो तरह से फ्लो करता है, एक टर्बुलेंट वे से और एक स्ट्रीमलाइन वे से। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर हर गुजरने वाला पार्टिकल वही रास्ता फॉलो करता है जो उससे आगे वाले पार्टिकल ने फॉलो किया है। मतलब आगे वाला पार्टिकल जिस पाथ से गुजर के गया है, पीछे वाला भी उसी स्ट्रीम पाथ को स्ट्रेट लाइन में फॉलो करे, उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल किसी फ्लूइड को इस तरह से फ्लो कर रहा है कि उसके पार्टिकल्स एक अनप्रेडिक्टेबल पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं, एक अनप्रेडिक्टेबल पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब आइडियल फ्लूइड की बात कर लेते हैं। जब भी हम लिक्विड फ्लो या लिक्विड के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा लिक्विड फ्लो को, आइडियल फ्लूइड को ही
कंसिडर करते हैं। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो और उसका फ्लो भी स्टेडी हो। अगर कोई फ्लूइड इन तीन कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो तब हम कहेंगे कि ये एक आइडियल फ्लूइड है। और अमूमन हम जो फ्लूइड की एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उसमें हम आइडियल फ्लूइड को ही कंसीडर करते हैं। ओके, जब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, तो ऐसा है कि फ्लूइड्स की जो मास कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन की जाती है थ्रू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जो फ्लूइड्स की एनर्जी कंजर्वेशन है वो एक्सप्लेन की जाती है थ्रू बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास एक इस तरह का पाइप है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और इसमें हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं वो डेल्टा x1 है और इसका डेल्टा x2 है। इसमें से जो फ्लूइड पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है और इसमें जो फ्लूइड पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है। असल में अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी के फार्मूला को। एज वी ऑल नो, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसमें से मास किसके इक्वल आ जाएगा? D इंटू वी। और अब यहाँ पे D को हमने लिख दिया है रो, जो वॉल्यूम है उसको हमने लिख दिया A डेल्टा x, और डेल्टा x को हम लिख सकते हैं V इंटू डेल्टा t। तो ये सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास डेल्टा m क्या बन जाएगा? रो1 A1 V1 डेल्टा t। और ये इस सेक्शन के लिए आ गया। सिमिलरली फॉर द अपर सेक्शन डेल्टा m2 जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब चूंकि हम ले रहे हैं लिक्विड जो वो इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल है, स्टेडी फ्लो के साथ मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि जितना लिक्विड इसके अंदर एंटर होगा उतना ही लिक्विड यहां से आउट भी होगा। यानी कि दोनों तरफ मास जो है, मास एंटरिंग एट A1 इज इक्वल टू मास एग्जिटिंग फ्रॉम A2। दैट मीन्स के डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। सो ये जो वैल्यूज हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमने ये भी कहा हुआ है कि लिक्विड जो वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। अगर डेंसिटी सेम रहेगी तो ये जो रो का फैक्टर है ये भी आपस में खत्म हो जाएगा। एंड वी हैव दिस फॉर्मूला दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये हमें बता क्या रहा है, इसका मतलब क्या है? तो अब इसमें इसका मतलब ये है कि जब फ्लूइड किसी बड़े क्रॉस सेक्शन में जाएगा, हम बात करें यहां पर इस प्रोडक्ट की A1 और V1, अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर एरिया कम हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस तरह जो एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। आमतौर पर आप देखिए कि अगर आप पानी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं रबड़ के पाइप के जरिए, तो अगर आप उसका पाइप आगे से थोड़ा सा दबा दें तो आप देखेंगे कि पानी का प्रेशर या उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप एरिया कम करेंगे तो उसकी स्पीड जो वो तेज हो जाएगी, अगर आप एरिया ज्यादा करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट इन द बोथ केसेस जो उनकी प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी की वो रिमेन्स द सेम, और दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके जी, अब हम देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को। अब बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसमें भी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाला एक पाइप ले लेते हैं जो कि डिफरेंट हाइट पर मौजूद है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। लिक्विड एंटरिंग इन दिस हैव अ वेलोसिटी V1 और एग्जिटिंग फ्रॉम दिस हैव अ वेलोसिटी V2। इसमें जो मास है वो डेल्टा M है, ये हाइट H1 पर है और ये हाइट H2 पर मौजूद है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो आगे वाला फ्लूइड है, ऑब्वियसली पीछे वाला फ्लूइड उस पर कोई ना कोई धक्का लगा रहा होगा, कोई ना कोई इसको धक्का लगा रहा है। वो जो धक्का इस पर लग रहा है वो असल में वर्क डन है जो इस पर हो रहा है। अब उस वर्क डन की हम बात कर रहे हैं कि ये आगे वाले फ्लूइड पर पीछे वाला फ्लूइड जो वर्क डन कर रहा है दैट इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1, और यहाँ पे फोर्स जो हम वहां पे फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया PA, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां से हम F को लिख सकते हैं PA, डेल्टा x विल रिमेन द सेम। अब सिमिलर इज द केस विद द W2। अब इसके अंदर जो हम वर्क डन वो माइनस ले रहे हैं क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन ऑफ द
जो फ्लूइड है वो उसके हो रहा है तो माइनस लग जाएगा और सेम वैल्यू उसकी आ जाएगी। अब नेटवर्क अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे, W1 प्लस W2, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। वी हैव दिस रिलेशन P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 T। अब जो हमने पीछे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये रिलेशन पढ़ चुके हुए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ये हमेशा बराबर रहता है। तो हम क्या करेंगे कि A1 V1 और A2 V2 इन दोनों को T के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 V माइनस P2 V को कॉमन ले लें और V के जगह पे हम लिख सकते हैं m रो। तो हमारे पास जो वर्क डन है जो यहां पर हो रहा है फ्लूइड का, दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 m ओवर रो। देखिए इस इक्वेशन को याद रखिएगा। अब हम जरा आगे चलते हैं। अब जो वर्क डन हो रहा है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो असल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक कि आप जितना एनर्जी उसकी लूज हो रही है वो असल में यूजफुल वर्क में कंज्यूम हो रही है। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन की वैल्यू ये वाली हम पीछे निकाल चुके हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2 mv² और m1² है दोनों प्लेसेस के लिए, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास mgh1 और mgh2 है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, जो उसके प्रेशर, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। इस इक्वेशन को हम जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास बर्नौली इक्वेशन, इन तीनों का जो सम है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है, इसको हम बर्नौली इक्वेशंस कहते हैं। ओके जी, अब टॉर्सलीज थ्योरम पढ़ते हैं। टॉर्सलीज थ्योरम क्या कहता है, टॉर्सलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अब यहां पे देखिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल किया गया, इसके अंदर एक ऑरिफिस यहाँ पे मौजूद है और एक ऑरिफिस यहाँ पे मौजूद है। जब हम इन दोनों ऑरिफिस को खोलते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, इधर से भी लिक्विड निकलना शुरू होगा और दोनों लिक्विड्स की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो जब ये लिक्विड निकलेगा तो ऊपर वाला लिक्विड भी नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। फर्ज कर ले इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, इसकी वेलोसिटी V3 है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाली बात ही है कि V1 और V2 और V3 V1 की निस्बत ज्यादा है। इन दोनों के कंपैरिजन में जो V1 है वो बहुत ही कम है, तो हम V1 को इग्नोर कर लेते हैं, उसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम गिनते ही नहीं है। तो हमारे पास ये बर्नौलीज इक्वेशन थी, इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो वी हैव दिस वन। और अब हमारे पास चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तीनों ऑरिफिस के आगे, यहाँ पर भी बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो वी विल राइट P1 इज इक्वल टू P2। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो V की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये पानी इसमें से निकल रहा है उसको वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। दो स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी gained by the fluid falling through the distance under the action of the gravity। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फ्लक्स स्पीड हासिल करता है वो वहां से मिलती है, यानी कि यहाँ से निकलने वाला जो फ्लूइड है वो जितनी वेलोसिटी गेन करेगा वो उसके इक्वल होगी जो ये वेलोसिटी ड्रॉप होने वाला लिक्विड जो है वो लूज करेगा। तो ये दोनों की वेलोसिटी जो है वो आपस में बराबर होगी और डिफरेंट हाइट वाली, तो इसको हम टॉर्सलीज थ्योरम कहते हैं। ओके जी, यहां से आप देख सकते हैं कि टॉर्सलीज थ्योरम के अंदर जिस तरह से ये ऊपर से कंटेनर खाली होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो इसकी वेलोसिटी भी वैसे वैसे चेंज होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में रिलेट करते हैं। जितना वेलोसिटी इसकी ड्रॉप होगी उतनी वेलोसिटी इसकी गेन होगी, जितनी इसकी ड्रॉप होगी उतनी उसकी गेन होगी। ओके जी, ये था आज का सेशन। होपफुली ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत नॉलेजफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।